Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj. Welcome to the Study IQ platform. Yes, one of the important thing. Even I'm today very excited क्योंकि अभी भी मैं आपकी बुक को ही रीड आउट कर रहा था और मुझे ये देख के बहुत ही खुशी हुई क्योंकि जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी की बुक रिसेंटली स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन ने जो लॉन्च की है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप किया गया है। ये बेसिकली ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं उस बुक को रीड कर रहा था क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स टाइम पे जो मुझे डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी वो मेरे स्टूडेंट को अभी ना हो। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई क्योंकि जो सबसे नेग्लेक्टेड पोर्शन है ना आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का वो बहुत अच्छे से इस बुक में कवर है। चलिए बुक का तो आप छोड़िए क्योंकि बुक के बारे में मैं जितना बोलूँगा वो टाइम कम पड़ जाएगा। हमें हमारे टॉपिक को डिस्कस करना है तो हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बट हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस बुक को जरूर देखें क्योंकि ये सबसे पहला वन स्टॉप सेंटर मैं बोल सकता हूँ ज्योग्राफी के लिए। तो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं, जो आपकी डिस्कशन चल रही है उसको में आपको 2 पार्ट पहले से मिल चुके हैं चैप्टर 4 के, और ये जो पार्ट है वो चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट रहने वाला है। अब चैप्टर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम क्या समझेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेट स्ट्रीम्स। अब देखिए नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है जेट स्ट्रीम्स, तो अब मुझे इससे एक स्टोरी याद आती है जेट स्ट्रीम से। अगर मैं बात करूं कि जेट स्ट्रीम की डिस्कवरी कैसे हुई थी तो मैं ये बोलूंगा कि काफ़ी हॉरिफिक डिस्कवरी थी जेट स्ट्रीम्स की। जेट स्ट्रीम्स की डिस्कवरी जो है वो काफ़ी हॉरिफिक होने वाली थी, काफ़ी डरावनी डिस्कवरी जेट स्ट्रीम्स के नाम पे दी गई थी। वैसे तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा जेट स्ट्रीम्स मतलब कुछ ऐसा है जो कि जेट की टक्कर ले सकता है, मतलब जो आपके एयरप्लेन्स हैं उनकी टक्कर ले सकता है, कुछ ऐसी स्ट्रीम्स होंगी वो जेट स्ट्रीम्स होंगी। क्योंकि कोई तो लॉजिक लगाया होगा ना ज्योग्राफर ने जब इसका नाम जेट स्ट्रीम रखा है। बिल्कुल लॉजिक क्या लगाया गया था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, एक आपका पायलट होता है यूएस से अपने जेट को लेके उड़ता है और आपको बॉम्ब डालना होता है कहाँ पे, हिरोशिमा नागासाकी पे। और उसको पता लगता है कि 2 घंटे के पूरे स्पीड पे भागने के दौड़ने के बाद में चलाने के बाद में अपने जेट को, उसको पता लगता है कि वो उसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे खड़ा है जहाँ से वो शुरू हुआ था। अब ये क्या शॉकिंग न्यूज़ है, इतना सारा फ्यूल बर्न कर दिया, वो तो रेडी हो चुका था कि अब मैं लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं और मैं अब बॉम्ब गिरा दूंगा। उसको पता लगता है कि मैं तो उसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे हूं जिस पे मैं 2 घंटे पहले था। अब ये क्या मजाक था? ये मजाक नहीं था, ये बिल्कुल सीरियस था। ये सीरियसनेस किस लिए थी? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका जेट उड़ना चाह रहा था, जिस डायरेक्शन में आपका फ्लाइंग हो रही थी जेट की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग विंड मूव कर रही थी जो कि उतनी ही ज़्यादा स्पीड से थी जितना कि जेट की स्पीड है, इसलिए वो उसके ऊपर प्रॉपर फोर्स बनाए हुए थी। अब इसकी बात ये आती है कि इसी विंड को क्या नाम दे दिया गया फिर, जेट स्ट्रीम्स। क्योंकि एक ऐसे विंड जो कि जेट को भी अपोज कर सकती है, तो वाई वी शुडंट कॉल इट जेट स्ट्रीम, हमें क्यों नहीं इसको जेट स्ट्रीम नाम दे देना चाहिए, राइट? तो यहां से आपका नाम दे दिया गया जेट स्ट्रीम्स। तो आपको यहां से एक तो चीज समझ आ ही गई होगी कि ये लोअर सरफेस वाली विंड नहीं है। ये स्ट्रीम जो है वो लोअर सरफेस पे, लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगी। मुझे कहाँ मिलने वाली है? ये अपर एटमॉस्फेयर में मिलने वाली स्ट्रीम है। ये विंड जो है, ये स्ट्रीम जो है, ये मुझे कहाँ मिलेगी? मुझे ये मिलेगी आपके अपर एटमॉस्फेयर के अंदर। ये लोअर एटमॉस्फेयर की स्ट्रीम नहीं होगी क्योंकि जेट आपका लोअर सरफेस पे तो मूव कर नहीं रहा होगा, अपर सरफेस पे मूव कर रहा होगा। तो दैट्स वाई मैं ये बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रीम क्या होगी? आपकी अपर एटमॉस्फेरिक स्ट्रीम होगी। तो सबसे पहले मेरे पास आता है जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? जियोस्ट्रॉफिक। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये कौन सी विंड होती है जियोस्ट्रॉफिक? जियोस्ट्रॉफिक विंड वो विंड होती है जो कि पैरेलल टू आइसोबार फ्लो करती है, पैरेलल टू आइसोबार। ऐसे विंड जो कि क्या करती है, आपके पैरेलल टू आइसोबार अगर फ्लो करती है कोई विंड, तो वो आपकी क्या कहलाती है? जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाती है। वो विंड क्या कहलाएगी? आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाएगी। दैट आर बैंड ऑफ लॉन्ग narrow high speed winds that blow across the globe. yes, this is important. अगर मैं जेट स्ट्रीम की बात करता हूं तो क्या होंगे? पहली तो जियोस्ट्रॉफिक है, मतलब पैरेलल टू आइसोबार है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, जब आपके विंड के फ्लो को आप देख रहे हैं तो विंड का फ्लो कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो आपको जो ग्राउंड पे आइसोबार्स मिलते हैं, क्या होते हैं आइसोबार?
You will tell me in comment section what are isobar because I had already discussed about isobar in detail, right? बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आइसोबार के पैरेलल जो है ये जियोस्ट्रॉफिक विंड आपकी मूव करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपको पता ही है जियोस्ट्रॉफिक विंड तो अपर एटमॉस्फेयर में है, दो फोर्स इस पे इनेक्ट करते थे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और आपका कोरोलिसिस फोर्स। जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरोलिसिस फोर्स एक दूसरे के अपोजिशन में आ जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड बनते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड के कंडीशन में क्या होगा आपका, जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और आपका जो कोरोलिसिस फोर्स है जब एक दूसरे के अपोजिशन में आ जाएंगे तो आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड्स देखने को मिलेंगी। तो इसलिए पैरेलल टू आइसोबार अगर कोई विंड ब्लो करती है तो वही क्या कहलाएगी, आपका वो जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये काफ़ी लॉन्ग, नैरो और हाई स्पीड विंड होती हैं जो कि सरकम पोलर करती हैं अर्थ को, मतलब अराउंड दी पोल वो मूव करती हैं, अराउंड कंप्लीट सर्कल ऑफ द अर्थ वो मूव करती हैं। The jet streams blow in the middle as well as in the upper troposphere और lower stratosphere। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जेट स्ट्रीम्स कहाँ फ्लो करते हैं, जेट स्ट्रीम्स बेसिकली ब्लो करेंगे आपके अपर और मिडल ट्रोपोस्फियर में या फिर लोअर स्ट्रेटोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर या फिर अपर और मिडल ट्रोपोस्फियर में आपके जेट स्ट्रीम्स जो है वो ब्लो करते हैं। दे आर एक्टिव एट द हाइट ऑफ 6 to 11 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपके कहाँ पे एक्टिविटी इनको देखने को मिलती है, 6 to 11 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आपकी जेट स्ट्रीम्स की एक्टिविटी देखने को मिलती है। देखिए, तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जेट स्ट्रीम्स की एक्टिविटी आपकी कहाँ पे है, आपका 6 to 11 किलोमीटर हायर इनटू द एटमॉस्फेयर। अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, इसके लिए जेट स्ट्रीम्स के लिए। देखिए, जेट स्ट्रीम्स को डेवलप होने के लिए आपका एक अपलिफ्टेड एयर मास चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपका, एक अपलिफ्टेड एयर मास की रिक्वायरमेंट रहेगी, किसके लिए, जेट स्ट्रीम्स के लिए। जेट स्ट्रीम्स के लिए आपको रहेगी एक अपलिफ्टेड एयर मास की रिक्वायरमेंट। चलिए, अगर अपलिफ्टेड एयर मास की रिक्वायरमेंट रहेगी जेट स्ट्रीम्स को, तो मेरे पास एयर मास देखने को मिलता है किस किस एरिया में। आपको याद होगा कि जब हम बेल्ट्स की बात करते हैं, जब हम लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं अर्थ पे, तो मुझे पता लगता है मेरे पास एक बेल्ट आता है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मेरे पास एक बेल्ट आती है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मेरे पास दूसरी बेल्ट जो आती है वो मेरे पास कौन सी बेल्ट होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, राइट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर मेरे पास आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। एंड फाइनली मेरे पास आता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। चलिए, इससे ही समझ लेते हैं। आपको पता है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से आपकी विंड अपलिफ्ट होती है, राइज अप करती है। राइज करने के बाद में दोनों डायरेक्शन में आपका डाइवर्जन होगा और विंड फॉल करके ग्राउंड पे इस तरीके से मूव करेगी। इस सेल को मैं बोलता हूं हेडली सेल बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ से भी आपकी विंड अपलिफ्ट होती है, दोनों ही डायरेक्शन में आपका डाइवर्ज होगी, इस दिशा में भी और इस वाले डायरेक्शन में भी आपका डाइवर्जन जो है विंड का देखने को मिलेगा, और ये आपकी सेल फिर से पूरी हो जाती है, सॉरी ये डायरेक्शन। तो ये मेरी फेरल सेल कहलाती है और ये मेरी पोलर सेल कहलाती है, पोलर सेल। तो मेरे पास 3 सेल होती हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, आपका जो हेडली सेल और फेरल सेल है दोनों के पास में क्या होगा, एक सिंकिंग एयर मास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन बिटवीन, क्योंकि ये देखो ट्रॉपिकल से है, ये आपका टेम्परेट एरिया है, तो दोनों में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा, दो डिफरेंट एयर मास हैं, कंप्लीटली इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे और यहाँ पे मुझे वैक्यूम देखने को मिलेगा जो कि एक स्पेस बनता है जेट स्ट्रीम्स की डेवलपमेंट के लिए। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पोलर है जो कि काफ़ी कूल एयर मास है, ये आपका फेरल सेल है जो कि लिटिल वार्म है कंपेयर टू इट, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे भी 2 एयर मास कन्वर्ज कर रहे हैं। अब 2 एयर मास अगर यहाँ मुझे मिलेंगे तो वो भी एक दूसरे में इंटरमिंगल नहीं हो पाएंगे उस लेवल तक जिस लेवल तक इनको होना चाहिए। अब अगर ऐसा होगा तो फिर इस केस में क्या देखने को मिलेगा, मुझे ये पता लगेगा इस केस में कि जैसे ही आपका अपलिफ्टमेंट होता है, जैसे ही आपका अपलिफ्टमेंट होता है, जैसे ही आपका ऊपर की तरफ मोशन देखने को मिलता है, तो आई विल फाउंड कि अगेन यहाँ पे एक कंडीशन बनती है आपके जेट स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन की। तो यहाँ से मुझे ये समझ आया जब भी आपके अपोजिंग नेचर के एयर मासेस मेरे पास होंगे उस रीजन में आपके जेट स्ट्रीम्स की डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी
बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखें आप, तो आपको पता लगेगा, मैंने आपको डायग्राम में दो जेट स्ट्रीम्स दिखाए हुए हैं। एक जेट स्ट्रीम्स कौन से हैं, ये वाला जिसका नाम क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, हेडली सेल, इधर की तरफ क्या था, फेरल सेल, दोनों के बीच में जेट स्ट्रीम डेवलप हुआ। सिमिलरली यहाँ पे फेरल सेल था, इधर पोलर सेल था, दोनों के बीच में भी एक जेट स्ट्रीम्स डेवलप हो गए। तो दूसरा जेट स्ट्रीम है मेरा पोलर जेट स्ट्रीम्स, एक जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, राइट। तो एक्चुअली मुझे यहाँ से ये बेसिक नॉलेज आती है कि वेन एवर I have two opposing nature of air masses, they will converge into each other, led to the development of jet streams. That's why when it come to the types of jet streams, मैं दो टाइप के जेट स्ट्रीम्स रखता हूँ। एक तो मेरे परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होते हैं, परमानेंट में दो ही जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। दूसरे मेरे पास होते हैं टेम्परेरी जेट स्ट्रीम, जिसमें भी दो हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट स्ट्रीम्स, राइट। देखिए परमानेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये आपकी जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, प्लेनेटरी विंड्स हैं, उनके मूवमेंट की वजह से ये दोनों डेवलप होते हैं। जैसा आपने यहाँ पे देखा कि आपकी हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल ये कैसे डेवलप हुई हैं, प्लेनेटरी विंड के मूवमेंट की वजह से ये डेवलपमेंट हुआ है। प्लेनेटरी विंड्स के मूवमेंट की वजह से ये डेवलपमेंट हुआ है, और जब प्लेनेटरी विंड्स के मूवमेंट की वजह से ये डेवलपमेंट होता है तो मुझे पता लगता है यहाँ पे कि मेरे पास दो जेट स्ट्रीम्स आते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स। दोनों जेट स्ट्रीम्स का जो डिफरेंस देखने को मिलता है मुझे, वो किस चीज़ में आता है, आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स का डिफरेंस मुझे ये समझ आता है कि ये कैसे डेवलप हुआ, पोलर आपके पोलर हो या सब ट्रॉपिकल हो, परमानेंट विंड के मूवमेंट की वजह से। ये दोनों कुछ लोकल एजेंट, लोकल विंड मूवमेंट की वजह से डेवलप होते हैं, इसलिए इसको टेम्परेरी बोला गया है, क्योंकि लोकल विंड टेम्परेरी होती है, ऐसे ये भी टेम्परेरी है। चलिए देखते हैं एक एक करके इनकी क्या नॉलेज हमारे पास है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की सबसे पहले बात आती है, तो आपको पता ही है कि क्या होगा, इट इज द रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन एज वेल एज कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, है या नहीं है। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपके जो दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास है वहाँ पे आपका क्या होगा, दोनों इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे, तो आपका वैक्यूम क्रिएट होगा, और क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है इसलिए वहाँ पे एक रोटेशन विंड देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोला गया, आपका जेट स्ट्रीम्स के नाम से जाना गया है। तो ये क्या होगा, आपका दो की चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस है, अर्थ के रोटेशन का और उसके बाद में कॉन्ट्रास्टिंग एयर टेम्परेचर का। सेकेंड, it prevails in both the hemisphere, but in southern hemisphere it exists all around the year, while the jet streams in the northern hemisphere are sporadic, कभी कभी मिलते हैं, कब, आपके समर सीजन में। क्योंकि समर सीजन में क्या होगा, आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखें, आपको पता लगेगा, आपको वैसे पता भी है कि आपकी प्रेशर बेल्ट सन के अपरेंट मूवमेंट के साथ शिफ्ट होती हैं, और आपको पता है कि इस एरिया तक आपका क्या होता है, वार्मनेस बढ़ जाती है, इसलिए ये मास कॉन्ट्रास्टिंग नहीं रहते उस लेवल पे, क्योंकि ये लैंड मास है, काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो जाता है, तो आपके कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास का कैरेक्टर उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाता जो कि विंटर में होता है। बट यस, सदर्न में क्योंकि वाटर बॉडी है तो वो सीजनली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, बदलाव नहीं आते, इसलिए वहाँ पे मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से समझ आती है। जेट स्ट्रीम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडियन एज वेल एज अफ्रीकन मॉनसून। कैसे है, क्योंकि आपके इंडिया की लैटिट्यूड पे, अफ्रीकन लैटिट्यूड पे जेट स्ट्रीम्स ब्लो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मॉनसून से एसोसिएट करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। अब जब पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स की बात आती है तो ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्या होंगे, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम इज द रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एंड हैज ए क्लोज रिजेम्बलेंस टू द पोलर फ्रंट सिस्टम, राइट। एक्चुअली ये भी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस का ही तो एसोसिएशन है, क्योंकि पोलर फ्रंट जो आपका पोलर सेल है और आपका फेरल सेल है, उनमें टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, और उसी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट से क्या डेवलप हुए हैं, आपके पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स डेवलप हुए हैं। द पोजीशन ऑफ द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स फ्लक्चुएट्स, the position of the polar front jet streams fluctuate with the shifting of the seasons of sun. Obviously they are bound to, क्योंकि आपके जो फेरल और पोलर सेल हैं वो भी तो सन के अपरेंट मूवमेंट से शिफ्ट होंगे। अगर सन नॉर्थ में जाता है तो आपकी बेल्ट भी नॉर्थ में शिफ्ट होंगी, ऑटोमेटिकली आपका जो पोलर फ्रंट है और जो आपका पोलर सेल है और जो फेरल सेल है वो भी शिफ्ट होंगे। अगर शिफ्ट हुए तो आपके पोलर फ्रंट भी शिफ्ट होंगे। इन विंटर सीजन द पोलर फ्रंट जेट इज स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूअस। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि विंटर सीजन में एक्चुअली क्या होता है, स्टीप कॉन्ट्रास्ट डेवलप होता है, क्योंकि पोल इंटेंस कूल हो जाते हैं। जितना स्टीप कॉन्ट्रास्ट होगा आपके एयर मासेस में उतने ही आपके जेट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो विंटर में जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग इसलिए होंगे क्योंकि कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा रहता है।
This jet stream plays determining role in deciding path, speed और intensity of temperate cyclone, क्योंकि आपकी 45-60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आपका टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होते हैं। अब साइक्लोन भी एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, आपके जो जेट स्ट्रीम्स है वो भी अपर एटमॉस्फेयर में है। ऑब्वियसली आपकी साइक्लोन की जो डायरेक्शन है वो कौन डिटरमाइन करेगा? पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स। अब कुछ लोकल भी आपके पास है, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, समर टाइम पे आपके ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं। मेनली ये डेवलप होते हैं आपके तिब्बतन प्लेटू की हीटिंग की वजह से। तिब्बतन एक तो लैंडमास हो गया, काफ़ी दूर है आपके वाटर बॉडी से, समर टाइम में काफ़ी ज़्यादा हीटेड अप हो जाता है। उसके कंपैरिजन में जो लोअर सरफेस एरियाज हैं, जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वो कंपैरेटिवली कूल रहता है। इसलिए एक आपका दो एयर मास डेवलप हुए, वन इज वार्म अनदर इज कूल, और एक जेट स्ट्रीम डेवलप होता है लोकली, जो कि हमारे लिए मॉनसून के लिए अकाउंटेबल रहता है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट प्रिवेल पर्टिकुलरली इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्वेक्शन तो हो नहीं सकता, इसलिए ट्रोपोस्फेयर की लोअर लेयर में वो क्या करते हैं, आपका प्रिवेल करते हैं। दे हैव मार्क्ड प्रिवेलेंस इन द इंटेंसिटी, पोजीशन एंड डायरेक्शन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, क्योंकि यही आपका हीटिंग, समर हीटिंग का टाइम होता है, इसलिए इसी टाइम पे इनकी प्रिवेलेंस ज़्यादा होगी। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रिगरिंग सेकेंडरी सर्कुलेशन ड्यूरिंग समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकेंडरी मतलब लोकल सर्कुलेशंस हैं, ये कोई परमानेंट सर्कुलेशन नहीं है। दीज सेकेंडरी सर्कुलेशन एक्सेलरेट इन द कन्वेक्शन ओवर द साउथ इंडिया एंड नियर बाय ओशियंस। वाई? क्योंकि नियर बाय ओशियन हाई प्रेशर हो गया, तिब्बतन प्लेटू लो प्रेशर, इसलिए यहाँ पे अपलिफ्टमेंट देखने को मिल जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, बट अकाउंटेबिलिटी किसके नाम पे दी जाती है? तिब्बतन प्लेटू के नाम पे आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता लगेगा, तिब्बतन प्लेटू वाला जो रीजन है वो क्या होगा, आपका हीटेड अप होगा। हीटेड होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। इधर वाला रीजन हाई प्रेशर पे होगा, तो एक सर्कुलेशन विंड का देखने को मिलेगा, जिसको कि क्या बोला जाएगा, आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ऐसे ही देखो आपका सोमाली जेट स्ट्रीम भी होता है, जो कि मडगास्कर के अंदर हीटिंग की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका विंड मूवमेंट होगा। जब हाई प्रेशर अपर एटमॉस्फेयर में होगा तो ऑटोमेटिकली ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है। इसलिए सोमाली जेट जो बनता है वो इंडियन मॉनसून के लिए पॉजिटिवली बिहेव करता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मडगास्कर की हीटिंग की वजह से सोमाली जेट बनते हैं, और आपके ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बनते हैं तिब्बतन हीटिंग की वजह से, और सोमाली जेट इंडियन मॉनसून के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं, राइट। तो जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, एक अपर एयर सर्कुलेशन है, जहां पे भी दो फ्रंट्स या फॉर्मेशन होगा या दो एयर मास अपोजिंग नेचर के मीट करेंगे, जेट स्ट्रीम्स की डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4. Okay, very soon we will be meeting in the next part. Thanks a lot.